आप किस तरीके से अ, किसी भी प्रॉब्लम को, डायनेमिक्स की प्रॉब्लम को, फ्लूइड डायनेमिक्स की प्रॉब्लम को, फोर्सेस इन्वॉल्व हैं, किस तरीके से पढ़ सकते हैं। तो पता ही चला कि दो अप्रोचेज हैं, एक तो सिस्टम अप्रोच है, एक कंट्रोल वॉल्यूम अप्रोच है। सिस्टम अप्रोच जो कि डायरेक्टली एक आइडेंटिफाइएबल कलेक्शन ऑफ फ्लूइड पार्टिकल्स पे लगती है, डायरेक्टली मास पे लगती है, उनकी अपनी एक आइडेंटिटी होती है। जैसे जैसे वो मूव करते हैं, जैसे वो इंटरेक्ट करते हैं सराउंडिंग से, उसकी वजह से फोर्सेस लगती हैं और चेंजेस आते हैं, वर्क या एनर्जी का ट्रांसफर होता है, एंट्रोपी में चेंज आता है, इस तरीके की सारी बातें। इसमें इस मेथड के फायदे ये हैं कि डायरेक्टली आप जो कलेक्शन ऑफ पार्टिकल्स है, जो सिस्टम है जिसके लिए लॉज अवेलेबल हैं, उन्हीं पे डायरेक्टली आप लगा रहे हैं। लेकिन एक थोड़ा डिसएडवांटेज ये है, क्योंकि वो चेंज टाइम के साथ में मूव करते जा रहे हैं, इस मूवमेंट की वजह से कई सारी एप्लीकेशंस ऐसी हैं जहाँ पे कि पढ़ना इस प्रॉब्लम को मैथमेटिकली थोड़ा सा इन्वॉल्व हो जाता है, थोड़ा चैलेंज है। दूसरी अप्रोच कंट्रोल वॉल्यूम अप्रोच थी, जिसमें कि आपने एक जगह फिक्स्ड कर दी, आपने एक बाउंड्री बना दी, इमेजिनरी, आर्बिट्रेरी, फिक्स्ड बाउंड्री, और उसके फिक्स्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम। जब मैं बाउंड्री की बात कर रहा हूँ तो यहाँ वेक्टर में बात चल रही है फिक्स्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम से। एक मेरा उस कंट्रोल वॉल्यूम से लगा हुआ कोऑर्डिनेट सिस्टम होगा, और एक मेरा ग्लोबल कोऑर्डिनेट सिस्टम होगा जो मुझको ये बताएगा, मान लीजिए मैं डिफरेंट कंट्रोल वॉल्यूम्स बना रहा हूँ, तो हर कंट्रोल वॉल्यूम कहाँ कहाँ पे है। ठीक है, ये बिल्कुल इसी तरीके का एग्जाम्पल है जैसे कि आप अलीगढ़ के अंदर में आपने देखा होगा जब आप ट्रैवल करते हुए जाते हैं कि दिल्ली अब 100 किलोमीटर्स रह गया, और दिल्ली जो है वो अब 10 किलोमीटर्स रह गया। तो एक कोई पॉइंट है, फिक्स पॉइंट, तो वो तो कहलाएगा लेट से दिल्ली का ग्लोबल कोऑर्डिनेट सिस्टम। फिर विद इन दिल्ली आप कहेंगे कि साहब क्या कहते हैं, अगर हमको इंडिया गेट तक जाना है तो उसके लिए 5 किलोमीटर यहाँ से जाना होगा, या इंडिया गेट से फिर हमको दूसरी जगह, तो ये सारे कहलाएंगे लोकल कोऑर्डिनेट्स फिक्स टू दैट प्लेस ऑफ इंटरेस्ट। तो कंट्रोल वॉल्यूम की बात करते हैं, यहाँ पे क्या है कि पार्टिकल्स तो मूव होते जाएंगे, फ्लूइड पार्टिकल्स, यानी मास हो सकता है कि कंट्रोल वॉल्यूम में से चेंज होता जाए, है ना, जगह फिक्स्ड रहेगी। ये थोड़ा सा आसान तरीका है, और कई बार यही चाहिए भी होता है। जैसे कि ये एक एरोफॉइल है और ये एयर में मूव कर रहा है, या सबमरीन मान लीजिए जो वाटर में मूव कर रहा है, तो इंटरेक्शन तो वाटर से हो रहा है, फोर्सेस वाटर की वजह से लेट से सबमरीन पे लग रही हैं, लेकिन आप इसमें इंटरेस्टेड नहीं है कि वाटर पे क्या फोर्सेस लग रहे हैं, बल्कि आप इंटरेस्टेड हैं सबमरीन पे क्या फोर्सेस लग रहे हैं। तो आप एक कंट्रोल वॉल्यूम इसके अराउंड बना लेंगे, और वाटर जो है वो आए, और कोई भी लेट से कलेक्शन ऑफ वाटर पार्टिकल्स आता है चला जाता है, उस पे क्या फोर्स लगी आप इंटरेस्टेड नहीं, सबमरीन पे क्या लगी इस पे इंटरेस्टेड है, इसलिए कंट्रोल वॉल्यूम अप्रोच ले रहे हैं। आसान है थोड़ा। दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि यहाँ पे लॉज आपके जो अवेलेबल है, फिजिक्स के लॉज जो आपके पास में अवेलेबल है, फिजिकल लॉज, वो सारे के सारे सिस्टम के लिए लिखे गए हैं। अब वो कौन से लॉज हैं? मास कंजर्वेशन है, मोमेंटम है, न्यूटन सेकंड लॉ, फिर क्या कहते हैं आपका एंगुलर मोमेंटम प्रिंसिपल है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ये बेसिक लॉज आपके हैं, ये चंद बेसिक लॉज आपके हैं। इनमें से हम अपने यहाँ पे जो कवर करेंगे वो दो को कवर करेंगे इन डिटेल, मास कंजर्वेशन और मोमेंटम प्रिंसिपल, न्यूटन सेकंड लॉ की बात कर रहा हूँ मैं। उसका भी एक हमने आपको बेसिक फॉर्म दी थी लास्ट टर्न के ऊपर में, अगर आप देखेंगे तो उसकी हमने एक बेसिक फॉर्म थी जो आप लोगों के साथ में डिस्कस की थी लास्ट टर्न के ऊपर में। और उसमें हमने बताया था कि वो बेसिक फॉर्म क्या है, और वो कुछ इस तरीके से हमारे पास में निकल के आई थी, अगर कुछ आप लोगों को याद आ रहा हो, कि dN/dt
by dt for a system. This finally came out to be कि जितने भी फ्लूइड पार्टिकल्स हैं उन सबको जमा कर दीजिए। डी ईटा, ईटा वो जो भी प्रॉपर्टी है जो एन से रिलेटेड है। ईटा क्या है? पर यूनिट मास है, वो ही प्रॉपर्टी। सबको मिला दें तो एन बन जाता है, रो डी वी। ये था, ये एक मेरे पास में इक्वेशन आई है। नाउ अब ये इक्वेशन अगर मैंने फाइनली थोड़ा सा और सॉल्व करनी है तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, ये बात करनी है आप लोगों से। यानी कि टू इवेलुएट इक्वेशन 1, ये जो इक्वेशन 1 है मेरे पास, वी यूटिलाइज द कंसेप्ट ऑफ कंट्रोल वॉल्यूम। हम कंट्रोल वॉल्यूम का कंसेप्ट यहां यूज करते हैं। और कंट्रोल वॉल्यूम यहां पे क्या चीज है, मैं किस चीज को कहता हूं कंट्रोल वॉल्यूम? ए स्पेसिफाइड वॉल्यूम इन स्पेस whose boundaries coincide with system boundaries, coincide with system boundaries at the instant t। एक पर्टिकुलर टाइम टी की बात करें, ये हो सकता है वो कंट्रोल वॉल्यूम मेरा फिक्स्ड ही रहे टाइम के साथ, और ये भी हो सकता है वो टाइम के साथ में चेंज हो रहा हो। एक तो मुझे कंट्रोल वॉल्यूम बनाना है, दूसरी चीज जो मैं यूज करूंगा वो कहलाती है रेनॉल्ड्स ट्रांसपोर्ट थ्योरम, या यू कैन कॉल इट लीबनिट्ज रूल। यू कैन लुक एट इट, ये इसका डेरिवेशन बुक में अवेलेबल है, लेकिन आपके कोर्स में कैटेगोरिकली लिखा हुआ है कि साहब ये डेरिवेशन आपके कोर्स में नहीं है, उसका जो रिजल्ट है वो हम यूज कर रहे हैं। क्या रिजल्ट है? कि कोई भी चेंज ऑफ प्रॉपर्टी, यानी कि किसी भी प्रॉपर्टी का चेंज, एन वो कोई भी प्रॉपर्टी है, सिस्टम प्रॉपर्टी का चेंज, अगर मुझको कंट्रोल वॉल्यूम में उसको चेंज करना है तो ये बराबर होगा डेल बाई डेल टी ईटा रो डी वी। और क्योंकि ये डीवी है तो यानी कि ये वॉल्यूम इंटीग्रल है, प्लस क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रल ईटा रो वी आर डॉट एन डी एस। ठीक है, डी एस, ये कैपिटल एस, ये क्या है? कंट्रोल वॉल्यूम का सरफेस एरिया, कंट्रोल वॉल्यूम का सरफेस एरिया, ये डीएस है। ठीक, अब देखिए जरा सा, ये जो फर्स्ट पार्ट है ये क्या बताता है? ये कह रहे हैं कि कोई भी प्रॉपर्टी, सिस्टम प्रॉपर्टी, सिस्टम क्या था? कलेक्शन ऑफ फ्लूइड पार्टिकल्स आइडेंटिफाइबल एट एनी टाइम इंस्टेंट टी। इसकी कोई प्रॉपर्टी चेंज हो रही है टाइम के साथ, ये बराबर है वो जो मेरा फिक्स्ड वॉल्यूम है, विद इन दैट वॉल्यूम जो मास आ रहा है पर यूनिट मास, क्या प्रॉपर्टी है? मल्टीप्लाइड बाय टोटल मास विद इन दैट कंट्रोल वॉल्यूम। उसके अंदर टाइम के साथ क्या चेंज हो रहा है, ये मेरा फर्स्ट टर्म है, और इसको मैं कहूंगा रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ
change of this property n within CV, CV के अंदर में जो है वो क्या चेंज हो रहा है। और ये दूसरा टर्म मुझको क्या बता रहा है, दूसरा टर्म क्या बता रहा है, इसके अंदर में खास तौर पे ये जो मैंने इनसर्किल कर रखा है रो वी आर, वी आर क्या मतलब हुआ, ये रेडियल वेलोसिटी हुई। मैंने क्या किया, पहले एक सरफेस लिया कैपिटल एस, उसके ऊपर नॉर्मल लगाया एन हैट, सरफेस नॉर्मल, एरिया एक वेक्टर है एरिया नॉर्मल, और फिर वी आर जो मेरा वो फ्लूइड पार्टिकल है उनकी कोई वेलोसिटी वेक्टर है, ठीक। तो ये पॉसिबल है कि एन वेक्टर और वेलोसिटी वेक्टर पैरेलल हो, ये पॉसिबल है वो परपेंडिकुलर हो, एंटाई पैरेलल हो, एनीथिंग इज पॉसिबल। तो ये डॉट प्रोडक्ट है वी आर डॉट एन डी एस, रो से मल्टीप्लाई किया तो ये चीज देता है मुझको मास फ्लो रेट। मास फ्लो रेट कहां से, मास फ्लो रेट थ्रू ds, ये जो ds एरिया है, एलिमेंटल ds एरिया है, इससे कितना मास निकल रहा है, ये बराबर है रो वी आर डॉट एन डी एस। अब ये पूरी टर्म ईटा से मल्टीप्लाई करके क्या देता है, ये मुझको दे रहा है नेट रेट ऑफ फ्लो ऑफ n थ्रू कंट्रोल वॉल्यूम सरफेस। तो ये रेनॉल्ड्स ट्रांसपोर्ट थ्योरम ने मुझको कहा कि कोई भी सिस्टम की प्रॉपर्टी हो n, इसको अगर कंट्रोल वॉल्यूम में चेंज करना है, इसके रेट ऑफ चेंज को, ये बराबर है दो चेंजेस को पकड़ लीजिए। एक चेंज क्या है कि उस n के अंदर में क्या चेंज आ रहा है विद इन द कंट्रोल वॉल्यूम, दूसरा बाउंड्री से नेट इंटरेक्शन किस तरीके का हो रहा है, क्योंकि मैंने कहा था ना कंट्रोल वॉल्यूम एक आपका आर्बिट्रेरी आपका बनाया हुआ है, ठीक है। अभी आगे में एग्जांपल देंगे तो थोड़ा सा और समझ में आएगा। जैसे कि आप ऐसे मानिए n को हमने कहा ये बराबर है m मास के, ठीक है। जैसे हमने कहा कि n की जगह m रख दीजिए, मास m, तो मास कंजर्वेशन प्रिंसिपल आ जाएगा, ठीक है। ईटा हमने क्या कहा था, ईटा क्या चीज होती है, ईटा हमने कहा था ये बेसिकली पर यूनिट मास है, ईटा है पर यूनिट मास प्रॉपर्टी। तो क्या मतलब हुआ m डिवाइडेड बाई m, तो ये ईटा तो यहाँ पे 1 के बराबर हो जाएगा, सही है। तो पहली टर्म आपको बताएगी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मास विद इन द कंट्रोल वॉल्यूम, और दूसरी टर्म बताएगी मास फ्लो रेट, क्योंकि यहां भी ईटा 1 के बराबर हो जाएगा, मास फ्लो रेट थ्रू द कंट्रोल सरफेस। एक एग्जांपल हम आपको इसका बताते हैं। आप ऐसा मानिए जैसे आपके पास में एक पाइप है एक, और वो लेट से आपका पाइप इस तरीके का है, जैसे पीवीसी का आपका पाइप है, गार्डन में आपने फ्लेक्सिबल पाइप आपने देखा होगा, पानी देने के लिए इस्तेमाल होता है। आपके पास में 1 फीट का पाइप का टुकड़ा है, एक तरफ से उसमें पानी आ रहा है, दूसरी तरफ से निकल जा रहा है। जितना पानी एक तरफ से आ रहा है उतना ही दूसरी तरफ निकल जा रहा है। उस पाइप के अंदर में 1 फीट के कोई भी होल, लीकेज या कोई कनेक्शन बीच में नहीं है। तो मेरा कंट्रोल वॉल्यूम क्या बनेगा, वो जो 1 फीट का पाइप है, मैं आर्बिट्रेरी एक बाउंड्री बनाऊंगा बिल्कुल उससे लगी हुई अंदर में, ठीक है। ये मेरा कंट्रोल वॉल्यूम बन जाएगा। आपको आगे जरा सा ये एग्जांपल ही लेके, एग्जैक्टली ये एग्जांपल जब हम मास फ्लो रेट कंजर्वेशन ऑफ मास की बात करेंगे तो और ज्यादा समझाऊंगा। अभी मैं सिर्फ ये 2 टर्म जो लिखी हुई हैं उनको बताना चाह रहा हूं। तो जब ये मैं प्रॉब्लम पढ़ रहा हूं, पानी एक तरफ से आ रहा है, दूसरी तरफ से लेट से निकल रहा है, तो ये जो फर्स्ट टर्म है ये बताती है कि कंट्रोल वॉल्यूम के अंदर में क्या चेंज आ रहा है मास में। तो वहां मैं देखूंगा कि कोई चेंज नहीं है, जितना एक तरफ से इनपुट होता है उतना ही बिल्कुल एग्जैक्टली एग्जिट कर लेता है। टाइम के साथ में
फिक्स्ड अमाउंट रहता है मेरा 1 फीट के पाइप के अंदर में, तो इसका मतलब मेरी फर्स्ट टर्म 0 हो जाएगी। सेकंड टर्म क्या है? सेकंड टर्म था नेट रेट ऑफ फ्लो ऑफ n, हमारे केस में अभी हो गया मास थ्रू कंट्रोल सरफेस। वो मुझको पता करना होगा कितना इधर से आ रहा है माइनस कितना इधर जा रहा है। अब मान लीजिए जितना आ रहा था पूरा का पूरा अगर निकल जा रहा है तो ये पता चलेगा कि मेरा किस तरीके से dn by dt dm by dt है वो 0 के बराबर आ जाएगा, यानी जितना आया उतना निकल गया। सो इट इज एज सिंपल एज दैट। ठीक है, तो सिस्टम प्रॉपर्टी को कंट्रोल वॉल्यूम में चेंज करना हो तो दो टर्म लेने पड़ते हैं। पहला टर्म जो कि कंट्रोल वॉल्यूम के अंदर में वो सिस्टम की प्रॉपर्टी टाइम के साथ कैसे चेंज कर रही है इसको बताता है। दूसरा टर्म कंट्रोल सरफेस से क्या इंटरेक्शन हो रहे हैं वो इसको बताता है। ठीक है, तो ये दो चीजें हुई, ये दो चीजें। अब जरा सा कुछ रिमार्क्स कंट्रोल वॉल्यूम के बारे में। The control volume can be deforming, non-deforming, translating as a whole, or fixed. It can be rotating या नॉन रोटेटिंग। कहने का मतलब ये जो मैंने, मान लीजिए अगर मैं फ्लो ओवर दिस ऑब्जेक्ट कंसीडर कर रहा हूं तो मैं कंट्रोल वॉल्यूम आमतौर पे कोशिश करूंगा बिल्कुल जैसी इसकी बाउंड्री है उससे लगा लगा बनाऊं। अगेन ये एक इमेजिनरी शेप है, इमेजिनरी बाउंड्रीज हैं जो मैं 3D में बना रहा हूं कंट्रोल वॉल्यूम बनाने के लिए। मान लीजिए अगर ये है तो फिर इसके हिसाब से आमतौर पे बिल्कुल शेप के एतबार से कंट्रोल वॉल्यूम का साइज लेना आसान होता है। और आई वुड हाईली रिकमेंड एट दिस स्टेज कि आप जो सॉल्व्ड प्रॉब्लम्स हैं फॉक्स मैकडॉनल्ड के अंदर में, खास तौर पे इस कोर्स में मास कंजर्वेशन में, इस पर्टिकुलर टॉपिक में जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, मास कंजर्वेशन हुआ, मोमेंटम प्रिंसिपल हुआ, यूनिट 3 के फॉक्स मैकडॉनल्ड के अंदर में जितने भी सॉल्व प्रॉब्लम्स हैं उनको जरूर कीजिएगा, जरूर कीजिएगा। ठीक है, उसके बाद में FM वाइट के भी सॉल्व प्रॉब्लम्स को कीजिएगा, बट स्टार्ट विद देयर विद फॉक्स मैकडॉनल्ड। तो हम ये कह रहे हैं ये कंट्रोल वॉल्यूम फिक्स्ड भी हो सकता है, जैसे मैंने ये दो केस बताए, या जैसे पाइप फ्लो का केस लेके बताया। एक पाइप है उसके अंदर से पानी जा रहा है और वो पाइप रिजिड पाइप है, नॉन डिफॉर्मिंग। और डिफॉर्मिंग का कैसा केस है? जैसे कि गुब्बारे के अंदर में आप हवा भर रहे हैं, गुब्बारे के अंदर में आप हवा भर रहे हैं, तो वो जो कंट्रोल वॉल्यूम है जो मैं अब गुब्बारे की बाउंड्री पे बनाऊंगा तो वो फिक्स नहीं है। टाइम के साथ जैसे मैं हवा भर रहा हूं और मान लीजिए उसमें कोई और लीकेज नहीं हो रही है ज्यादा, तो मुझको दिखेगा हल्के हल्के गुब्बारा अपना वॉल्यूम चेंज हो रहा है, मेरा कंट्रोल वॉल्यूम चेंज हो रहा है। ये एक एग्जांपल मैंने आपको डिफॉर्मिंग का बताया। तो डिफॉर्मिंग, नॉन डिफॉर्मिंग। ये ट्रांसलेटिंग का क्या मतलब है और फिक्स का क्या मतलब है? जैसे यही वाला केस लेते हैं कि यहां से फ्लो हो रहा है और इसको मैंने यहां फिक्स्ड पकड़ रखा है। और ट्रांसलेटिंग का क्या हो सकता है कि यहां से फ्लो आ रहा है और इस फ्लो के साथ में ये भी मूव कर रहा है और फ्लो भी आ रहा है, ऐसा केस भी हो सकता है। तो कंट्रोल वॉल्यूम आपका मूव भी कर सकता है, ठीक है, और ये भी हो सकता है कि ना मूव करे। तो जैसे हम सिंपल केस लेते हैं कि आपका कंट्रोल वॉल्यूम किसी फिक्स्ड वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ठीक है, वो तो कोई या तो रेस्ट पे है या फिक्स्ड वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो कोई इतना बड़ा मसला नहीं होता। लेकिन अगर कंट्रोल वॉल्यूम आपका एक्सीलरेट कर रहा है, जैसे कि एग्जांपल लेते हैं रॉकेट,
जब हमको इस तरीके की स्टडी करनी होती है कि रॉकेट के ऊपर कितना फोर्स लग रहा है, अगर उसका जो रॉकेट फ्यूल जल रहा है वो इस मास फ्लो रेट से बाहर निकल रहा है नोजल से, तो कितना थ्रस्ट रॉकेट पे लगेगा, इस तरीके की स्टडी। तो रॉकेट क्या नाम होता है, एक्सेलरेट कर रहा होता है ऊपर, तो वहां पे एक्सेलरेटिंग कंट्रोल वॉल्यूम यूज करना पड़ता है। और सिर्फ एक टर्म, एक एक्स्ट्रा टर्म, मास टाइम एक्सेलरेशन की एक एक्स्ट्रा टर्म आ जाती है। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ कि कंट्रोल वॉल्यूम ट्रांसलेटिंग भी हो सकता है, फिक्स्ड भी हो सकता है। और ये रोटेटिंग नॉन रोटेटिंग, ये बिल्कुल वही वाली बात है, यानी जिस तरह ट्रांसलेशन का मैंने आपको बताया, इसी तरह रोटेशन का भी, कि आपका कंट्रोल वॉल्यूम रोटेटिंग नॉन रोटेटिंग दोनों हो सकते हैं। ये तो पॉइंट 1 हुआ। अगर मेरा नॉन डिफॉर्मिंग कंट्रोल वॉल्यूम है, नॉन डिफॉर्मिंग कंट्रोल वॉल्यूम, तो वो जो कंट्रोल वॉल्यूम वाली टर्म आती है वो ये होती है डेल बाई डेल टी वॉल्यूम इंटीग्रल ईटा, यानी कोई भी प्रॉपर्टी पर यूनिट मास रो डीवी ये है। ठीक है, ये इस तरीके से मेरे पास में होती है। अगर मेरा फ्लो स्टेडी है, अगर मेरा फ्लो स्टेडी है, ठीक है, अगर मेरा फ्लो स्टेडी है तो above term goes to 0। ठीक है, स्टेडी फ्लो के अंदर में ये ऊपर वाली टर्म 0 हो जाएगी, यानी कि मेरे पास सिर्फ सरफेस वाली टर्म मिलेगी। अगर मेरा कंट्रोल वॉल्यूम ट्रांसलेट कर रहा है या रोटेट कर रहा है, ठीक है, ट्रांसलेट कर रहा है या रोटेट कर रहा है फिक्स्ड वेलोसिटी पे, तो मैं हमेशा इसको रेस्ट पे ला सकता हूं। किस तरीके से, कि अपना फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है वो कंट्रोल वॉल्यूम पे लगा दिया जाए। ये बिल्कुल वही वाला केस है कि स्टेशन पे आप प्लेटफॉर्म पे बैठे हैं, कोई ट्रेन में बोगी अपनी चेयर पे बैठा हुआ है, तो आपके लिए तो वो पर्सन मूव कर रहा है, लेकिन उस पर्सन के अपने एतबार से विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन वो कहीं मूव नहीं कर रहा है। तो if the control volume is translating or rotating as a whole, then the control volume can be brought to rest if the frame of reference is attached to the control volume। ये थर्ड पॉइंट। अब ये जो सरफेस वाला पार्ट था, दो पार्ट थे, एक तो वॉल्यूम वाला था, एक सरफेस वाला है, जिसमें कि हमने इस तरीके से लिख रहा था रो वी आर डॉट एन डी एस, एस कैपिटल एस एरिया, इसकी बात कर रहा हूं। यहां पे ये जो एन नॉर्मल है, एन नॉर्मल है, इट मस्ट बी दी लोकल आउटवर्ड नॉर्मल, outward normal on control volume surface।
ये आउटवर्ड नॉर्मल होता है ऑन कंट्रोल वॉल्यूम सरफेस। जैसे मैं एग्जांपल दिखाता हूं अब आपको। ये जो पाइप वाला एग्जांपल था जिसमें मैंने आपसे कहा था कि इनलेट है एक तरफ से और एक तरफ से आउटलेट है। ये पाइप इन इटसेल्फ, यहाँ जो ये लॉन्गर साइड है यहाँ से कुछ नहीं हो सकता। बेसिकली द राइट ड्राइंग शुड बी लाइक दिस फॉर द पाइप। जो भी फ्लो हो रहा है वो यहां से इन और यहां से आउट इस तरीके से हो रहा है, ठीक है। तो यहां पे जो मैंने नॉर्मल की बात की, आउटवर्ड नॉर्मल, इस तरफ में ये होगा डायरेक्शन आउटवर्ड नॉर्मल, और वेलोसिटी का डायरेक्शन ये है। यहां पे जब आता हूं एग्जिट पे, तो ये है मेरा आउटवर्ड नॉर्मल एन का डायरेक्शन और यही है मेरा वेलोसिटी का डायरेक्शन। ये बात बताना चाहता था कि अक्सर इनलेट के ऊपर में आपको जो दिखाई देगा, अक्सर क्या मतलब, इनलेट के ऊपर में वेलोसिटी और एरिया नॉर्मल का डायरेक्शन एक दूसरे से उल्टा होता है। इनलेट के ऊपर में, आउटलेट के ऊपर में वेलोसिटी और एरिया नॉर्मल का डायरेक्शन सेम होता है, क्योंकि ये जो नॉर्मल है वो हम आउटवर्ड नॉर्मल कंसीडर करते हैं। आउटवर्ड नॉर्मल ये बेसिक केस था। अब मान लीजिए कोई पाइप, इस तरीके से पाइप की ब्रांच है, कि यहां से वाटर आ रहा है, यहां पे निकल रहा है और यहां से भी आ रहा है। तो इन सब जगहों के ऊपर में अगर मुझे नॉर्मल बना के दिखाना है तो वो मैं आपको बताता हूं। नॉर्मल का डायरेक्शन ये है एन, यहाँ पे इस तरीके से होगा एन, और ये अंदर आ रहा है यहाँ पे इस तरीके से एन, ठीक है। तो ये चीज एक जरा सा ध्यान देने की यहाँ पे। नाउ वंस दैट इज डन, नाउ लेट्स मूव टू द फर्स्ट। अभी तक में हम ईटा और एन इसके बारे में बात करते आए हैं। अब पहला लॉ जिसके बारे में बात करेंगे वो है लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन। लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन, यहाँ पे ये कैपिटल एन मेरा बराबर है मास के, यानी प्रॉपर्टी में मास ले रहा हूं। ईटा जो था वो क्या चीज थी, ईटा मैंने आपको बताया था एन डिवाइडेड बाई एम। ईटा बराबर था बेसिकली एन डिवाइडेड बाई एम। तो इसका मतलब यहाँ मास एम मैंने एनीवेज लिया है, एम बाई एम, ये मेरा 1 के बराबर है। अगर ऐसा है तो मास कंजर्वेशन लॉ क्या कहता है मुझको, ये कहता है डी एन बाई डी टी ऑफ सिस्टम वेयर दिस एन इज एम। मास कंजर्वेशन जो है वो ये है, 0 के बराबर है। इसका मतलब डेल बाई डेल टी, ईटा मेरा 1 के बराबर हो गया। वही इक्वेशन जो पहले से थी मेरे पास, ईटा को 1 लिखा तो यहाँ सिंपली रो डी वी आएगा, और ये क्लोज सरफेस पे मैंने लगा रखा है तो ये बराबर हो जाएगा रो वी आर डॉट एन डी एस, एस एरिया हो गया। ये मेरा मास कंजर्वेशन हो गया, लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन, ये लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन, ठीक है। लेट मी रिमूव लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन। अब इसके स्पेसिफिक केसेस कुछ देखते हैं इस इक्वेशन के। ये जो इक्वेशन ए मैंने ली है मास कंजर्वेशन की, इसके स्पेसिफिक केस देखते हैं। मान लीजिए मेरा फ्लो इनकंप्रेसिबल है, इनकंप्रेसिबल फ्लो है, यानी कि रो मेरा कांस्टेंट है। तो अगर मैं इक्वेशन ए को देखूं और मैं कहूं रो कांस्टेंट है,
तो वॉल्यूम वाली टर्म और सरफेस वाली टर्म में वो मेरा बाहर आ जाएगा इंटीग्रल से, और दूसरी साइड में 0 है, तो इसका मतलब इट वुड बी रिमूव्ड और मेरे पास में बच जाएगा dv ऑन वॉल्यूम, सरफेस पे लगा रहा हूं ये, फर्स्ट टर्म वॉल्यूम वाली बेसिकली मैं इस तरीके से लिख सकता हूं dv/dt प्लस सरफेस पे vr डॉट n ds 0 ये टर्म क्या बता रही है मुझको, फर्स्ट टर्म दैट this is time rate of change of volume of control volume। अगर मेरा नॉन डिफॉर्मिंग कंट्रोल वॉल्यूम है, यानी कि कंट्रोल वॉल्यूम इस तरीके का है वो चेंज नहीं हो सकता, जैसे गुब्बारा था उसमें तो चेंज हो रहा था, लेकिन एक रिजिड पाइप है, लेट से लोहे का पाइप है, उसका चेंज नहीं हो रहा, ना लेंथ चेंज हो रही है ना उसका रेडियस में फर्क आ रहा है। अगर ऐसा है तो इसका मतलब ये तो 0 होगा मेरा dv/dt। तो फिर तो मैं ये बात कह सकता हूं सिंपली मास कंजर्वेशन का जो लॉ है वो मुझको जो इक्वेशन देगा वो इतने के बराबर आ जाएगी, vr.n ds इक्वल्स टू 0, जो कि मुझको क्या बताता है, ये चीज मुझको क्या बता रही है, ये इक्वेशन ये बताता है कि नेट वॉल्यूम फ्लो रेट थ्रू कंट्रोल वॉल्यूम इज 0। और ये बहुत बड़ा प्रिंसिपल है, और यहीं से आपको, आपने जो ये पढ़ा होगा A1V1 इक्वल टू A2V2, यानी कि दो एरिया, लेट्स से एक पाइप है जिसका इनलेट एक अलग एरिया का है, आउटलेट एक अलग एरिया का है, तो आप यूज करते हैं A1V1 A2V2। एग्जैक्टली ये जो चीज आई है बेसिकली ये मास कंजर्वेशन यहां से आई थी। एक एग्जांपल लेके अगर इस बात को हम दिखाएं कि मैं एक पाइप लेता हूं, ठीक, अब यहाँ पे ये पाइप है और इस पे मैं कंट्रोल वॉल्यूम आपको अगर बना के दिखाऊंगा, तो कंट्रोल वॉल्यूम जनरली हेल्प करता है अगर आप बाउंड्री के एतबार से, जो आपका रिजिड जो भी आपकी बाउंड्री है उससे बिल्कुल लगा हुआ, सिस्टम बाउंड्री जो है उससे लगा हुआ ले लें। ये है मेरा सरफेस 1, ये है मेरा सरफेस 2, ये जो ब्लू से मैंने डैश ब्लू लाइन दिखाई है ये है मेरा कंट्रोल वॉल्यूम। यहाँ पे मेरे पास में इनलेट है 1 पे, 2 पे मेरे पास में आउटलेट है, ठीक है, 2 पे मेरे पास में आउटलेट है। अगर ये मैं जो इक्वेशन बी ऊपर आपको दिखाई दे रही है, ठीक है, इक्वेशन बी जो आपको दिखाई दे रही है, मैं अगर इसको लगाता हूं तो फाइनली दिस वुड गिव मी कि जितना वॉल्यूम अंदर आ रहा है उतना ही वॉल्यूम मेरा बाहर में जा रहा है, ठीक, एंड आई वुड फाइंड आउट कि A1 B1 A2 B2, एंड लेट मी शो यू हाउ टू डू दैट। ये सरफेस की इक्वेशन है, बाय द वे let me know if you have a class. Do you have a class right now? अगर आप लोगों का क्लास है तो हम यहीं पे एंड करेंगे, अगर क्लास नहीं है तो इसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, you do have a class, okay, so I would end this lecture here now, and hopefully मैं इसके आगे के पोर्शन को रिकॉर्ड करके, लेट मी सी इफ आई कैन पुट इट ऑन यूट्यूब, द लास्ट लेक्चर एंड दिस लेक्चर, ओके, थैंक्स अ लॉट।
Now in this case, we have, let's say, water, an incompressible fluid coming from 1 and then exiting out from 2. Since this is a rigid pipe, so this blue dashed line shows the control volume. There would be no change in the control volume with respect to time. It's a non-deforming control volume, meaning by dV by dt is 0. So we are left with the only term, which is that of a surface interaction term. So let us see what happens then. So Vr dot n ds, since there are two surfaces involved, control surfaces 1 and 2, so we need to evaluate this surface integral at both 1 and 2. And since we are talking about the conservation of mass principle, this would come out to be 0, meaning by we would have for A1 Vr dot n ds plus for 2 Vr dot n ds, and this would be equal to 0. So this is something which we already have. Now the control volume which we have chosen, it is such, it's a fixed control volume. So this Vr is going to be simple V. Now V dot n for 1, if you look, the direction of velocity vector would be towards the right hand side, and the direction of area normal, and we always know that area normal is taken outward area normal, so it would be towards the left hand side, meaning by that V dot n for 1 would be minus V, and same V dot n for 2. At 2, the velocity direction and the area normal are both towards the right, so it would be positive. Okay, putting these values back in above equation, we get minus times A1 V dot ds plus V ds. Sorry, there is no dot ds, it's V multiplied by ds. Now let us look at the flow velocities. The flow velocities at 1 would be equal to 1 over A1 V ds. So Vf1 is the velocity of fluid in pipe 1, Vf2 is the velocity of fluid in pipe 2. A2 V ds. These are the flow velocities. If I put these back, I would get minus times Vf1 A1 plus Vf2 A2 is 0, or I would get Vf1 A1 equals to Vf2 A2, and this is something which you already know, area multiplied by velocity, this would be constant. So net outgoing volume flow rate is equal to net incoming flow rate. And this is the mass conservation principle, which tells us that for an incompressible flow, if the diameter of pipe is relatively smaller, then the velocity would be relatively larger. So this is regarding mass conservation.
Now let us move on to the second law, and that is the momentum equation, Newton's second law of motion. Let's look at that. We would again start from the very first basic principle, and then we would use Reynolds transport theorem to see how we can change the second law, Newton's second law, which is given to us in the form of system equation, how we can change it into control volume approach. For this case, capital N would be momentum, which is given here as P, and per unit mass would be, and this P, if you know, is mass times velocity, so eta would be mass times velocity divided by mass. This would be V. So if I use Reynolds transport theorem, then dP by dt of the system, this can be written into a term of control volume. I will use volume integral, and this would be V rho dV, where this hash V is actually the volume, and then over a surface rho V VR dot eta ds. Now look here, there is a difference between V velocity and VR. Okay, VR actually gives you the flux. VR gives you the net flux. But from our previous case, we know that this dP by dt of system, this is equal to summation of all forces F. This was F, Newton's second law of motion. Now this force, we know from our unit 1, is equal to summation of all surface forces plus summation of all body forces. Okay. Now let me expand it a bit further. Surface forces are the ones due to which fluid stress happens. Now this could be due to viscous effects or due to pressure effects. Also, the surface forces could be reactive forces. Reactive forces in the form of, let's say, we have a surface and then there is a body, here, then this body is putting a force, downward force, let's say N. So this surface would be putting an upward force, actually here an upward force of R, and N would be equal to R. So those kind of reactive forces. Reactive forces, and it can also include external forces. External forces meaning by, let's say, we put another force F here. This would come through a surface. And the body force would be due to gravity and other force fields like magnetic forces. Okay. So this would be our momentum equation. Now let us look at certain remarks regarding this equation. The fluid velocity, this
V, it must be with respect to the inertial reference as opposite to a non-inertial reference. When I am saying inertial reference, it means that my control volume is either at rest or moving with a constant velocity. Non-inertial reference would be when my control volume is moving with certain acceleration. Second point, if my control volume is not deforming, if that is the case, then this del by del t volume integral rho v dot dv, this can be written as del rho v by del t dv. Also, we can say that if control volume is not deforming and flow is steady, then this volumetric term, this term of volume, actually del by del t term, this del by del t term, this would go to 0. The flux term, which is the area term, flux term is evaluated by considering uniform flow at inlet and outlet. And this would actually go for both the mass conservation equation and here. What we are trying to say here is, let's say you have a pipe and there is flow in it. Okay, let me draw my axes x and y. Now in reality, if there is a flow happening here, then with respect to y, the fully developed flow profile would look something like this, meaning by near the walls, due to no slip boundary condition, there would be zero velocity and maximum velocity would be in the center of the pipe. Okay, this is how it would be. But unless otherwise it is given, this kind of parabolic profile or any other profile, unless otherwise it is given, we consider that there is an average velocity, and we consider uniform flow. So the kind of velocity profile we consider is this, meaning by it is same throughout. And if that is the case, then we can change this integral sign into summation sign. That is something which can be done if we are given with, if we have with us a uniform flow condition. We can do that. Okay, so that would be pretty much it here. Now let us look at some of the applications. Now that we have already seen equation of mass conservation and momentum equation, linear momentum equation. Although in your book, if you would go, you can look into angular momentum equation also, and I would suggest as a homework, read angular momentum equation
read regarding angular momentum equation from book. Please do that. Okay. Now let us come to applications. Where are we going to use these? Like I said, whenever there is a fluid flow happening, then we are interested in that what kind of forces are being transferred. Okay, what kind, how much is the pressure acting, and what are the reaction forces. So this is something which we are interested in, and to do that, we were we wanted certain equation, and we are going to use two equations: mass conservation equation and the momentum equation. And along with that mass conservation and momentum equation, the way which we are going to follow, or the approach which we are going to follow, is the control volume approach. The control volume approach actually gives us an idea about what is happening within the control volume with respect to time. So within a control volume with respect to time, what is happening? Is it increasing? Is it decreasing? The property which we are interested in. And the second is the interactions which are happening due to the control surface with the surroundings. Okay, so let us see if we have a fixed non-deforming control volume. And here, just to give you an idea, when I am saying fixed, actually I can also take translating control volumes with uniform velocity. It is just like the case of a passenger sitting in a train, and the train is moving. For the passenger who is within the train, for him there is no relative motion between him and the train, so for him it is as if it's not moving at all. So translating control volume with uniform velocity can be brought to rest. It can be brought to rest. And we would look at steady case, so no change with respect to time. If that is the case, then let us look at our mass conservation equation. The volume term is gone because of non-deforming CV and steady, and we are left with VR dot N ds. This is 0, and this actually gives us mass flow rate in equals to mass flow rate out. That is what we get from here. Now let us look at the linear momentum equation. Let us look at the linear momentum equation. All of our external forces, surface force plus body force plus any kind of external force, this is equal to, again, because of non-deforming and CV and steady, our volume term is gone. The only thing which we are left with is rho V VR dot N, and we need to make a distinction between V and VR and ds. Okay, so we are left with, see how I am changing my integral with summation sign. This is only possible if I am considering uniform flow, meaning by at inlet and outlet my flow is like this, and it is not like this, non-uniform. It is not like this. Only then I can do that. Otherwise I need to use the integration, meaning by my velocity is changing with respect to my area. Okay, so it's not changing here, so that's why I can change my integral sign into my summation sign. M dot V out minus
m dot v in. So this is what I get for this particular case. At this point we are done with the mass conservation equation and equation of linear momentum. What I would like you to do is do solved examples from Fox McDonald, from Fox book. Please do that. Please do all the solved examples from the Fox book. And after that, what I would do is that I would also post, few more tutorial problems. I would solve them and put the solutions also, and you can look into that for more practice. But I would say that it would really help you out, that look at the solved problems the way they have done. Please look at the way, and I really like it. They have done it very thoroughly. So please look at all the solved problems regarding the mass conservation equation and momentum equation, even angular momentum equation. Please look from your Fox McDonald book, and then you can even go to the solved problems of your Frank and White, and after that, for practice, if you like, you can do unsolved problems also, but please start with the solved problems of Fox book. Now in our next lecture we would go to inviscid flows differential analysis. We would do that.